वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्यूज क्या है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ये आल्प्स होगा आंसर, ऑप्शन ए। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा हवा की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6387 किलोमीटर है, जबकि लंबाई की दृष्टि से नील नदी संसार के सबसे लंबे 6650 किलोमीटर नदी। आइए देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अब देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट कब बना, ठीक है ना। तो इसको आप किसी ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक अपना होता है ना तो बेहतर होता है, तो आप अपना ट्रिक ही बनाइए तो ठीक है होगा। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर पहला है दोस्तों। चलिए इसका डेट देख लेते हैं कि कब बना। राज्य की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना, मेघालय 1 जनवरी 1972 को बना, सिक्किम 16 मई 1975 को बना और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। तो इस प्रकार से उसके अनुसार ये आरोही क्रम में सजा हुआ है। आइए देखते हैं चौथा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2, 3, 4, 5। तो भाग से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आते रहता है तो उसको आप बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अपना अपना सबका पढ़ने का तरीका होता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार पढ़िएगा, वो माइंड में खुद ही फिट हो जाएगा और ऑप्शन से फिर पकड़ा जाता है। तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को ले किया गया है। नागरिकता लोक गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। आइए देखते हैं पांचवा। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। और दूसरा है पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो यहाँ ध्यान देना है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट भी तो बनता है ना, यानी कि उसमें जो भी बनता है स्टार्च पौधे में। तो ये आंसर केवल 2 होगा। कथन एक गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अतः कथन 2 सही है। आइए छठा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ये बात तो सही लग रहा है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरण होता है, ठीक है। द्रव और गैस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है और ये ठोस में होता है। तो ये तीनों सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त तीनों कथन सही है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आइए देखते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकरणों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये है चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन एवं द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एक विकिरण जिसको रेडिएशन बोलते हैं, उसमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर बिना किसी माध्यम से पहुंचता है ना। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ये तो ऊपर भी था ही ना। आइए देखते हैं सातवां। निम्नलिखित में कौन सा से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, कागज का जलना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात हो रहा था। कागज को फाड़ते हैं, कागज ही रहता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, या फिर कोई केमिकली चेंज नहीं हो रहा है। तो कागज को फाड़ना तो भौतिक परिवर्तन है। और भी देखते हैं, रंग में परिवर्तन होना, तो रंग में परिवर्तन होता है तो कोई केमिकली रिएक्शन होगा तभी उसमें परिवर्तन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कागज का जलना, नया पदार्थ बन गया, राख हो गया वो, तो यहाँ भी एक तरह का रिएक्शन हो गया है। तो सो कागज को फाड़ना ही सिर्फ भौतिक परिवर्तन है, तो आंसर केवल एक हो जाएगा। निश्चित रूप से कागज को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये इरिवर्सिबल तो जरूर है लेकिन भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इससे टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब हम परिवर्तन पढ़ते हैं तो भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं। उसी में हम पढ़ते हैं रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। तो जितने भी भौतिक परिवर्तन हैं जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सेबल ही हों, ठीक है ना, इरिवर्सेबल भी हो सकता है। क्योंकि कागज को फाड़ के हम फाड़ दिए तो कागज तो रह गया, लेकिन यहाँ पे भौतिक गुण जो था वो कागज था, कागज ही रह गया। तो यहाँ पे कभी कभी ना कंफ्यूजन ये नहीं करना है कि भौतिक परिवर्तन रिवर्सेबल ही होता है, इरिवर्सेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं 8वां नंबर। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, वानभट्ट, कल्हण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक तो आप को भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कीजिए, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, वानभट्ट ने हरिश्चरित्र व कादम्बरी एवं कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है। आइए देखते हैं, दुअसप्पा सियसप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दुअसप्पा और सियसप्पा प्रथा को किसने शुरू किया था? तो ये होगा जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने सवार पद में 2 अश्पा एवं श्री अश्पा की व्यवस्था की। तो ये याद रखिए, जहांगीर ने। और यही सब प्रीवियस क्वेश्चन सब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ परिवर्तन थोड़ा सा होता है और वो जरूरी है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर 1, हरिहर 2, बुक्का 2, देवराज 2। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो ये आंसर होगा हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी तक है। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो ये आंसर होगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था, उसी से प्रभावित ये था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में ए ला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने के लिए, ये लग रहा है 1786 का एक्ट होना चाहिए, ठीक है। 1786 के एक्ट के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई तथा विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? चलिए डबल बार हो गया। रामप्रसाद बिस्मिल, बजरंग सहाय, भूपेंद्रनाथ दत्त, सचिंद्रनाथ सन्याल। तो बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो की थी भूपेंद्रनाथ दत्त ने। आइए देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? बिहार के मुख्यमंत्री, पटना नगर पालिका के चेयरमैन, पटना के मेयर, छपरा के प्रधान पोस्टमास्टर। तो ये आंसर होगा पटना की नगर पालिका के चेयरमैन।
आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पे ये समझिए कि नील की खेती नहीं जो किसान करना चाहते थे तो अंग्रेजों को कौन सा कर चुकाते थे, बट्टा, तवान, जजिया, नजराना। तो ये तवान, ठीक है ना। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं। सिंह बोबा, धरती अब्बा, मागो मनकी, वीर सिंह। तो ये आंसर होगा धरती अब्बा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। दरभंगा, सारण, पटना, गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन बी होगा, सारण को। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को सुनिश्चित किया जाएगा। 121, 125, 130, 133। तो ऑप्शन डी होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम क्या है। वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट, दूसरा है वेटलैंड्स एंड वाटर, तीसरा है वेटलैंड्स एंड अर्थ, और चौथा है वेटलैंड्स एंड वन। ठीक है ना, वन ना छूट गया है ना। चलिए, तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम जो था वेटलैंड्स एंड वाटर, और वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है। 1, 2, 3 या 8। तो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। बक्सर, दरभंगा और शायद मुंगेर है, देखना होगा। ठीक है ना। हाल ही में निम्नलिखित में किसने 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। डेविड डियोप, सुगी वैन, ओल्गा राबनी, निकोलस मैथ्यू। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा डेविड डियोप। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। हाल ही में फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के रूप में अंग्रेजी में अनुवादित अपनी पुस्तक के लिए इसे जीता। बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये भी पूछा जा सकता है, नाम इनका दे दिया जाए कि डेविड डियोप ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता, तो किस पुस्तक के लिए। इसलिए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। वह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, ये भी ध्यान में रखना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। फ्रेन फॉरमैन, थॉमस पिजियानी, जेम्स टाई, एलेक्स मैकलिन। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन थॉमस पिजियानी। थॉमस पिजियन भारतीय मूल के फोटोग्राफर ने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की अपनी तस्वीर के लिए 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन तस्वीर का शीर्षक है। आइए देखते हैं 23 नंबर। हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप की योजना मंजूरी दी है। तो कृत्रिम द्वीप बनाना है डेनमार्क, रूस, स्वीडन, पोलैंड। तो ये आंसर है डेनमार्क, ऑप्शन ए। कोपेनहेगन का बंदरगाह सबसे बड़ा डेनिश बंदरगाह है और बाल्टिक सागर बेसिन में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह उत्तर में स्वानमेल बीच से लेकर दक्षिण में हवीड्रोबे तक फैला हुआ है। खबरों में क्यों है। डेनमार्क की संसद ने लिनेट होल्म द्वीप नामक एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 35,000 लोग रहेंगे। यानी ये जो द्वीप बनेगा उस पर 35,000 लोग रह सकेंगे और कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में मदद करेंगे। 24 नंबर देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जापान, इथोपिया, इंडोनेशिया, चिली। तो ये इंडोनेशिया में ही है। मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह 4 बार फटा और इससे 43 हिमस्खलन भूकंप आए। खबरों में क्यों। भूवैज्ञानिक आपदा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र के अनुसार ज्वालामुखी माउंट मेरापी हाल ही में 2 बार फटा, जिसका लावा क्रेटर से 1500 मीटर तक फैल गया।
आइए देखते हैं 25 नंबर। हाल ही में समाचारों में देखा गया आईएनएस चक्र से संबंधित है। खाबरोवस्क क्लास सबमरीन, वोरेई द्वितीय श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, बेलगोरेड क्लास स्पेशल मिशन सबमरीन, अकोला 2 क्लास सबमरीन। तो ये जो है ना अकोला 2 क्लास सबमरीन है ना। आइए तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं और आज का डेली क्यू समाप्त करते हैं। आईएनएस चक्र रूस की अकोला 2 श्रेणी की पनडुब्बी है। इसे 4 अप्रैल 2012 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह विशाखापत्तनम में स्थित है। खबरों में क्यों? आईएनएस चक्र रूस के व्लादिवोस्तोक के रास्ते में मौजूद है, जहां उसे उसके 10 साल के पट्टी की समाप्ति से लगभग 10 महीने पहले लौटाया जा रहा है, जिसकी लागत नई दिल्ली में लगभग $2 बिलियन थी। तो इस प्रकार से हमारा आज 25 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हुआ। और एक और चेंजेस करने जा रहा हूँ। संडे को तो फुल्ली हमारा वीडियो बंद रहता है, वो बंद ही रहेगा, लेकिन ये जो डेली क्यूज होता है 6 दिन होता है ना, शनिवार तक, अच्छा शनिवार तक नहीं, शनिवार को तो रिपीट करने के लिए सोच रहे हैं, तो शुक्रवार तक 5 दिन होता है, 25 क्वेश्चन का रहता है। तो 125 क्वेश्चन का जो रहेगा वीकली का रिवीजन हम एक साथ ऐड कर देंगे सारे क्वेश्चन को, और शनिवार को अब वो रहेगा, ठीक है ना। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।